सी फॉर्मूला सर मैं देना चाहूँगा एस्पिरेंट्स को। कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी प्लस कंटेंट प्लस क्लियर प्रेजेंटेशन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सिलेक्शन। अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं इस 5 महीने में, चाहे आईआईटी से हो, चाहे एनआईटी से हो, चाहे और कहीं से हो, रिटर्न में आप जो लिख के आओगे वो काम आएगा। उनको पता ही नहीं है कि आप कौन सी कॉलेज से हो। लाइफ के ऐसे डॉट्स होते हैं जो हमें ब्लैंक नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जब सारे डॉट लग जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तब समझ में आता है अच्छा ये वाला जो डॉट था, जो एब्रप्ट था जिंदगी में, वो एब्रप्ट नहीं है, ये कनेक्ट होने के बाद बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर बनी है। नंबर ऑफ मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए आपको। जिस इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हैं, कोचिंग सेंटर से, जैसे आप इंजीनियरिंग एकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो आपको उस कोचिंग सेंटर के लिए बिल्कुल फेथफुल रहना पड़ेगा। आप इधर उधर नहीं कि आज मैं उधर जा रहा हूँ, जो चीज यहाँ हो रही है वही चीज बाकी लोग कर रहे होंगे, यहाँ हो सकता है बेटर वे में कर रहे हो, आप इतने टाइम से जुड़े हुए हो। पैनलिस्ट हैं वो बहुत सीनियर लोग हैं, और एक बात दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए सर कि वो हमें रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे। अगर हमारे में 2 अच्छी चीजें उनको दिख रही हैं तो वो हमें सेलेक्ट करने के लिए, अच्छे मार्क्स देने के लिए बैठे हैं वहां पर। टेस्ट सीरीज जो अपन अटेम्प्ट करते हैं और जो अपन टेस्ट पेपर बनाते हैं, इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, और जो टेस्ट सीरीज आपने दी है पिछली बार भी हमने क्या किया था, एसएससी जेईई जब कन्वेंशनल होता था उसके बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन था, और हमने ईएस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्लस अदर स्टेट में जो पीएससी के कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं, सबके जो बुकलेट बनाई थी आपने, तो खरीदी थी वो बुकलेट हो, तो वो कितनी हेल्पफुल रही बच्चों के लिए। और वो बुकलेट हमने इस बार भी, और उसमें और भी जो एग्जाम हुए उन सबको भी हमने एड ऑन किया है। और क्या वो सफिशिएंट है या कुछ और बच्चों को आप सजेस्ट करेंगे? कल सेमिनार में एक क्वेश्चन आया था, सर ने भी और स्टूडेंट्स ने भी एक किया था, जो राजकुमार चोटिया सर ने भी बात कही थी, वो स्ट्रेटजी हमने उस टाइम पे अपनाई। ये जो एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, ओडिशा पीएससी में जो आए हुए हैं कन्वेंशनल टाइप के, और जो ईएस में ऐसे लगते हैं अपने को ये अपन यहाँ पे आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। इन वो बेनिफिट हमको जो एग्जाम हॉल था उसमें भी दिया था, क्योंकि ईएस के आप सब जानते हैं कि ईएस के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें सेम टू सेम आए थे, सभी ने यही ऑब्जर्व किया था। तो सर अभी जब हमको बार बार वो जगह काफ़ी जगह से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाने पड़े थे, इस बार अगर वो एक जगह पे ही कलेक्ट करके डाल दिए गए हैं तो स्टूडेंट्स को उसमें टाइम जाया नहीं करना पड़ेगा, सीधा उनको बस फोकस करना है, पढ़ना है उसमें, और उसको सॉल्यूशन उसका निकाल करके और अपना काम कर लेना। सर ये हमारा जो टाइम वेस्ट हुआ था वो बच जाएगा सर। और जो उनकी स्ट्रेटजी है वो अभी सर कह ही रहे थे कि मैं आईएएस के भी जो क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है किधर आ रहे हैं वो भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो आरपीएससी का ट्रेंड चल रहा है कि इस बार तो बस सबको मीडियम पर रखना है, तो शायद वहां से लेकर के कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाल दें। तो सर 40% वाला जो क्राइटेरिया है ना वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर क्वेश्चन एक लेवल अप कर दिया तो हमने। कई सारे क्वेश्चन थे जैसे ट्रिपोजोडियल वाला सर ने बताया था, वो अनएक्सपेक्टेड था, वो हर किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड, चाहे आईआईटी से बंदा आ रहा होगा, चाहे एनआईटी से आ रहा होगा, चाहे एमबीएम से, चाहे आईटी, किसी के लिए भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था वो। और लोगों को थोड़ा सा जो 6 और 5 क्वेश्चन वाला हुआ था सर, इस बार हो सकता है दोनों में 5-5। हाँ नहीं, इस बार हम जो टेस्ट सीरीज सर करवा रहे हैं उसमें बच्चों को 5 ही क्वेश्चन दे रहे हैं 20 मार्क्स के, मेंटली प्रिपेयर रहे, 6 आ जाएंगे तो लक है तुम्हारा, और एकदम तैयारी तो वो करके जाओ एकदम बढ़िया वाली। तो सर और जो पॉइंट मिस हम कर गए हैं और जो आपको ऐड करने हैं, ये फाइनल कंक्लूजन और है सर कि अब बस ये करो और फाइनल हो जाएगा सर? बिल्कुल, यहाँ टॉपर्स बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें इन्होंने कवर कर ली हैं। सर मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट था कि मैंने लास्ट बैच ज्वाइन करा था, यहाँ मैं ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस में था और मेरा पहला ही कन्वेंशनल पेपर था। मेरी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट थी, जैसे सर ने बताया दोनों चीज़ें उन्होंने कवर कर ली कि जो 20 नंबर का क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको आप 20 में से 20 स्कोर करो, उसके प्रॉपर आप स्टेप्स, मतलब बहुत ज़्यादा उसको एग्जेजरेट भी नहीं करना से अपन कॉलेज के पेपर में करते हैं, लेकिन आप कुछ छोड़ो भी मत, नहीं तो आप कहीं छोड़ देंगे तो वो एग्जामिनर को मौका मिल जाएगा वहाँ नंबर कट करने का। उसके बाद में सर ट्रेपीजोडियल का सर ने एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है, मुझे भी उसका कोई अंदाजा एग्जैक्ट था नहीं, थोड़ा रफ आइडिया था। मैंने उसको अटेम्प्ट करा सर, मेरे भी स्टेप मार्किंग का कुछ जो भी मुझे फ़ायदा मिला, मेरे 8-9 नंबर सर उन्होंने मुझे दे दिए। तो मेरे सर पेपर 1 में 135 मार्क्स थे और पेपर 2 में सर मेरे 118 शायद 128, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा, इतने मार्क्स थे। तो यही है सर कि प्रैक्टिस
अपन जितने क्वेश्चंस कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जिक्र हो चुका है सर। आरपीएससी के अपने एएन के प्रीवियस ईयर हों, अदर स्टेट्स के हों, अपने एसएससी जेई के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो अपन सब एक बार लगा लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है सर, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बेसिक चीजें हैं कि कुछ लोगों का डाउट है कि आईआईटी एनआईटी वालों से compete कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज वाले, ये एक बहुत बेसिक डाउट है। यदि आईएन का पेपर आईआईटी एनआईटी वाले भी दे रहे हैं तो वो आपसे compete कर रहे हैं, प्राइवेट वालों से compete कर रहे हैं एक्चुअल में। यदि अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि सब आईआईटी एनआईटी वालों का सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज वाले टॉपर भी है, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं इस 5 महीने में, चाहे आईआईटी से हो, चाहे एनआईटी से हो, चाहे और कहीं से हो, आपका ये 5 महीने आपको आईएन बनाएगा। आपका कॉलेज का बैकग्राउंड और कहीं काम आ सकता है, इंटरव्यू में काम आ सकता है, लेकिन रिटर्न में आप जो लिख के आओगे वो काम आएगा। उनको पता ही नहीं है कि आप कौन सी कॉलेज से हो, पहला चीज। दूसरा चीज, नींद, हेल्थ, खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको मिस नहीं कर सकते कि भाई मैं 5 महीने बिना सोए पढ़ लेता हूँ, 4 घंटे की नींद कर लेता हूँ, ऐसा कतई नहीं होगा। लास्ट का 1 महीने में भी आपको आराम से रहना है, आराम से खाना पीना है। जो बैकएंड में आपका स्टोर हो गया है वो ही आपका काम आएगा। लास्ट के 10 मिनट में पढ़ा हुआ आपका कभी काम नहीं आता टेक्निकल पेपर में। तो रटा रटाई पेपर में फिर भी जो पढ़ के गए वो लिख के आ गए। तीसरा, जो क्वेश्चन आपको लगता है टेक्निकल में कोई क्वेश्चन, जैसे सपोज करो ट्रेपेजोइडल फुटिंग की बात है, 20 नंबर का कोई क्वेश्चन है, वो मेरे को नहीं आया तो मेरे को थोड़ा एक बार तो लगा कि यार ये तो कैसे नहीं यार, इससे तो बहुत सारा डिफर कर जाएगा। फिर मेरे को लगा यार नहीं आ रहा है अपन को, तो ये तो किसी को नहीं आ रहा होगा, ये तो कॉमन प्रैक्टिस में है ही नहीं। तो यदि आपको नहीं आ रहा है तो आपको यदि 5 में से 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे 20 के, तो आप ये मान के चलो कि चारों क्वेश्चन और किसी को भी नहीं आ रहे होंगे या बहुत कम लोग कर पा रहे होंगे। अपना सिलेक्शन पीछे वालों से हो जाएगा। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे यार ये, क्योंकि अपन 20 नंबर वाला सवाल चालू किया, फिर पता चला वो इतने, क्योंकि क्या एग्जामिनर होते हैं ना, वो खेलते हैं। कई बार वो 2 नंबर वाले हार्ड बना देते हैं कि स्टार्टिंग में ही आदमी की हालत खराब हुई। कई बार 20 नंबर वाला हार्ड बनाते हैं कि 20 वाला चालू करेगा तो एसएफडी बीएमडी इतना कॉम्प्लिकेटेड दे दिया कि वो आप कर ही नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है यार एसएफडी बीएमडी तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग था, तो आप ये मान के चलो वो कोई नहीं कर पा रहा है। आप अटेम्प्ट ही ना करो। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसमें 1 घंटा बर्बाद मत करो कि मेरे को 20 नंबर लाने, अगले 180 भी तो लाने हैं आपको, उन 180 में भी तो आप फोकस करेंगे। तीसरा, घर, परिवार, फैमिली, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ चीजें बिल्कुल इमरजेंसी है वो आप मिस कर रहे हो कि नहीं नहीं यार मेरे को तो बिल्कुल यही करना है वही करना है। बैकएंड में आपके जो स्टोर है वो चलता रहेगा पैरेलली। बट आप ये मत करें कि बिल्कुल आप सबसे छोड़ छाड़ के किसी से कुछ ब्रेकअप कर लिया, किसी से कुछ कर लिया, ये चीजें तो नहीं हो सकती। मतलब पैरेलली आपको सारी चीजें, भाई आपको अफसर बनना है तो आपको अफसर बन के भी जाओगे तो बहुत सारी ऐसी डील करनी पड़ती है आपको, डीलें कि आपको ये भी सोचना है, वो भी सोचना है, वो भी सोचना है, आपको फिर डिसीजन लेना होता है। तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। आज मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है, आज मेरा पढ़ना प्रायोरिटी है, आज मेरा दूसरा काम है वो प्रायोरिटी है, हो सकता है उसको मैं दूसरी जगह मैनेज करूं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं और सारे कॉम्पिटिटर बिल्कुल इक्वल हैं। आरपीएससी में जितने भी प्री में जिन्होंने नंबर स्कोर किए थे, प्री में जो टॉप रहे थे, क्या वो मेंस में सिलेक्ट हो पाए? ऐसा हुआ ही नहीं। जो प्री में टॉपर थे वो मेंस में नहीं हुए। मेंस में जिनके अच्छे नंबर आए वो इंटरव्यू के बाद बाहर हो गए या उनका डिपार्टमेंट चेंज हो गया। तो इसलिए ये तो कतई नहीं है कि आपको ये एक पेपर टॉप कर रहे हो तो अगला करोगे। जो जेईएन का टॉपर है वो आईएन का टॉपर थोड़ी है। हर पेपर का अलग क्राइटेरिया है, हर पेपर के अलग टॉपर्स हैं, हर पेपर का अलग है, तो कोई भी बन सकता है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। सर इससे एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट पता चली है अपन को भी इस बात का देखना है। हम इस बार ये करेंगे कि हर टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन ऐसा डालेंगे जो बिल्कुल थॉट प्रोसेस से अलग होगा, जो बिल्कुल इर्रेगुलर होगा, जिसके आने के चांसेस कम होंगे। काफी सारे पेपर में ऐसा 1-2 क्वेश्चन ऑलरेडी डाल दिए वाले जो टेस्ट सीरीज अपन ने बनाई है, और अपन हम आप लोगों से भी सर कुछ कुछ ऐसे टॉपिक लेंगे कि ये वाले डालते हैं जो जनरली नहीं आते, और फिर ताकि बच्चे को भी एक यहीं से वो सरप्राइज लेता हुआ जाए, ताकि आरपीएससी का जो सरप्राइज है उसको ज्यादा बड़ा ना लगे, उसको झटका ना लगे। मतलब क्या है, जो लोग इजी मानते हैं ना वो क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनर कहते हैं कि नहीं इस बार ये इजी मान रहे हैं ना, तो इनको जो हार्ड मान के नहीं पढ़ रहे हैं उनमें से बिल्कुल 20 नंबर का इजी से क्वेश्चन दे दे। जैसे स्टील का इस बार क्वेश्चन आया था, हमारे टाइम बहुत इजी सा आया था, नट बोल्ट का जो डिजाइन था। स्टील जनरली कोई डिजाइन पढ़ के नहीं जाता है, जिसका 2 फॉर्मूले पता देना उसके 20 नंबर आ गए, एग्जैक्ट 20 नंबर। तो आपको बेसिक तो छोड़ना ही नहीं है। आप यदि कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई टॉपिक नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसका बेसिक आपको पता होना ही चाहिए। सभी नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे, कोई बिल्कुल।
मतलब कि कुछ आ गए एक बार ही। हो गए। आपको हर चीज पढ़नी है, चाहे मैट्रिक्स है, स्ट्रक्चर एनालिसिस, वो भी पढ़नी है। आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे तो बेसिक तो पता होना चाहिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन यदि 20 नंबर में आ गया तो आपकी वो सिक्योर होनी चाहिए। कल ऐसा नहीं कि यार इतना सा पढ़ना था, इसमें 20 आ जाते। सर जिनका सिलेक्शन होता है, क्या उनके भी कभी किसी के दिमाग में आता है कि उसको बीच में गिव अप कर देना चाहिए? जैसे कई बार आपको ऐसे स्टूडेंट मिलते रहते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्या जो सिलेक्टेड बच्चे आज यहाँ पर बैठे हैं, आप में से भी किसी के दिमाग में कभी ऐसी चीजें आई कि मुझको गिव अप कर देना चाहिए? सर जो तैयारी कर रहा है, क्या उसके पास ऑप्शन है? मतलब जो तैयारी कर रहा है कि मेरे को आईएएन बनना है, अगर उसके पास ऑप्शन है क्या गिव अप करने का? वो क्यों कर रहा है? इसीलिए तो कर रहा है ना कि मेरे को बनना है। पहला ऑप्शन, पहली बात तो ये है कि वो इसीलिए कर रहा है कि उसको बनना है। दूसरा, अगर वो सोच के आया है, ठीक है, तो आप मेहनत करोगे तो आप बनोगे। आप फेल होते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक एग्जाम को आपने दिया और आप उसमें पास हो गए। यहाँ हम जितने 7-8 लोग बैठे हैं, हर आदमी 5-5, 7-7, 10-10 एग्जाम फेल किया है। तो आप फेल करते हो तभी तो आपको पता चलता है कि मेरे को इसको इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को आप पेपर दिया और सिलेक्शन हो गया। सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं और सबके स्ट्रगल्स होते हैं। आप गिव अप नहीं कर सकते। गिव अप कभी का किसी का भी ऑप्शन नहीं है। आपको वो ऑप्शन ही नहीं रखना है और वो होना भी नहीं चाहिए। बेसिकली अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो कभी ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि मैं गिव अप करूंगा। हाँ, आप फेल हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी एक एग्जाम में फेल हो सकते हो, आप दूसरे में सक्सेस हो गए, आप दूसरे में फेल हो सकते हो, आप तीसरे में सक्सेस हो गए। बट जिस दिन आपने गिव अप ऑप्शन चूज कर लिया तो फिर आप आए ही क्यों? अरे इससे ही आ रहे हैं। लाइफ के एग्जाम्पल में तो पास होंगे ही, बहुत सारी चीजें होती है। अब आईएएन नहीं बन गए तो हो सकता है कोई बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन के उसी फील्ड में आ गए। ऐसा तो है ही नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये नॉलेज तो आपका कहीं न कहीं तो काम आएगा ही आएगा, बट आपकी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि भाई मेरे को यहाँ से निकल। दूसरा, काफी लोग कह रहे हैं कि पेपर क्लेश हो रहे हैं, जैसे कि एसएससी का भी हो रहा है, उसका भी हो रहा है कि कौन सा पेपर प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। बनाने वाला कि सर एसएससी जेईई की तैयारी करें या देखो, ऐसा है कि स्टेट में डायरेक्ट लेवल एंट्री इंजीनियर्स की आईएएन सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। उसके अलावा आप प्रमोट होके जा सकते हैं। और ये पेपर अभी जो ट्रेंड है उसमें हर 5-6 साल 7 साल में हो रहा है। तो यदि किसी को मौका मिला है देने का तो यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई तो अभी जस्ट पास आउट हुए होंगे, उनका नहीं मिला तो उनको पता नहीं अगले 7 साल बाद मिलेगा, ऐसा भी है। तो आपका यदि फोकस ये है कि मेरे को स्टेट में नौकरी करनी है घर के पास या ऑफिसर, एज ए ऑफिसर एंट्री लेनी है, तो आप आईएएन पे पहले फोकस करें। और जब जेईएन का पेपर ही ऑब्जेक्टिव होने लग गया है तो मेरे ख्याल से जब आपने प्री दिया है तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपकी कवर हो गई होगी। सर आप लास्ट क्वेश्चन इसमें- करना चाहते थे? इसमें सर आपने जो गिव अप वाला बताया सर, जनरली हम में से अगर आरपीएससी आईएएन पेपर देते हैं तो पहला मोटिवेशन यही है कि हमारी लाइफ में दूसरी बार इसको पेपर नहीं दे सकते। तो अगली बार हमारे बच्चे हो जाने हैं, इसको हम इतनी बौद्धिक स्थिरता होगी नहीं जो हम अटेंड कर पाएंगे। तो पहला मोटिवेशन तो यही था सर हमारा कि लाइफ में एक बार आरपीएससी आईएएन आता है, वो कब कैसे समय आता है वो सर अपनी स्टेट का पीएसयू का रहता है। तो मोस्टली मोटिवेशन यही है कि सर अगर आप आरपीएससी आईएएन चूज कर रहे हैं तो गिव अप नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि हम में से जो भी सेलेक्ट हुए हैं सारे टॉपर्स हैं अपने आप में। बस यही है कि कुछ चीजें टॉपर ने जो है वो प्रैक्टिस ज्यादा की है, मेरा यही मानना है। मैंने भी काफी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था सर, ऑनेस्टली तो मुझे उसमें 2 ही डिफरेंट चीज निकली। जो सिलेक्शन होता है सर वो एक चीज को 10 बार पढ़ता है, और जो टॉपर होता है वो मोस्टली उस चीज को रिवीजन कर लेता है जो आप शायद तक उस एग्जाम में फेल होने के बाद दूसरी बार प्रिपरेशन करोगे तो 20 बार पढ़ोगे, और जो टॉपर है वो कम से कम 30 बार या 40 बार पढ़ चुका होगा। अगर घास फूस रखी हुई है, अब आप ढूंढने जा रहे हो कि उसमें से कि कंट्रोल ऐप मैंने कर दिया कि एसएफडी वीएमडी, तो आपका प्रैक्टिस ही नहीं है और घास फूस भर रखी है और उस टाइम आप मेन एग्जाम में डिलीवर हो जाए वो इम्पॉसिबल है सर। तो मोस्टली सर मेरा सर यही है कि टॉपर्स बनने के लिए या सिलेक्शन, तो 2 स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पहले सिलेक्शन के लिए ओवरऑल गुड स्किल सारा चीज पढ़ लें, किसी चीज को माइनॉरिटी छोड़े नहीं। फिर टाइम बचे, आप ऐसा मानो कि मेरे पास 3 महीने के समय, 5 महीने की जगह 3 महीने के समय, 2 महीने मुझे उसको रिवीजन करना है। तो थोड़ा सा एफर्ट देने से इंजीनियर लोग जनरली क्या है कि 3 महीने में भी कवर कर लेते हैं पूरी सारी
टेस्ट सीरीज से लगा के, रिवीजन से लगा के 2 महीने उसको थोड़ा सा बर्डन हल्का हो जाएगा, मैंने यार काफ़ी कवर कर लिया। जनरली क्या है कि सर कि वो एग्जाम देने के लिए जाए ना तो पूरा चीज़ पढ़ के जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस अलग ही होता है उसका, और हल्का सा ऐसा लगे यार 2 सब्जेक्ट तो मैंने छोड़ दिए, अब वो वहाँ पे क्वेश्चन आए और वो क्वेश्चन सर कितना होगा, इजी क्वेश्चन होगा वो, और वो अटेंड नहीं करें तो उससे सिलेक्शन भी हट जाता है, फिर वो रैंक भी अप डाउन हो जाती है। तो बस यही डिफरेंस है सर। मेरी लास्ट कंक्लूजन ये है कि रिवीजन इज द सक्सेस ऑफ की, कि रिवीजन करें। किसी चीज़ को अगर समझ में नहीं आ रहा है, आज टाइम अपने पास स्मार्ट फोन है, उसका भी स्मार्ट हार्ड वर्क होता है सर। जनरली कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा, आपके वॉलपेपर बना दो, किसी का कॉल आ रहा है उसका प्रोफाइल पिक बना दो, तो उसको चीज़ को भी अडॉप्ट कर सकते हो। कम समय में कितना ज़्यादा आप रिमेंबर और याद कर सकते हो, तो बहुत सारे की आप शॉर्ट नोट्स बना दो। जिस रूम में रहते हैं उसमें इतने सारे सामने फॉर्मूले लगा दो जो याद नहीं है आपको। हर एक व्यक्ति का अलग अलग माइंड है, क्या क्या स्टोर करता है वो खुद ही जानता है। तो इसलिए जिसको चीज़ याद नहीं है वो दीवार पे चिपका दे उसको, तो बार बार जो दिन में उसको 10 बार निकलेगा सर, वो मेरे को नहीं लग रहा वो फॉर्मूला एग्जाम टाइम में भूल जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन मेरा यही है कि सर रिवीजन इज दी सक्सेस ऑफ। सर मैं भी फाइनल कंक्लूड करना चाहूँगा लास्ट 2 पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है कि आप जितना पढ़ना हो, मतलब एग्जाम से 15 दिन तक पहले पढ़ लो जितना पढ़ना हो, क्योंकि ये जिंदगी में वापस चांस मिलना बड़ा मुश्किल है ये इनका एग्जाम देने के लिए। जितना पढ़ना है पढ़ लो, लास्ट के 15 दिन आप रिवीजन के लिए स्कोप रखो कि रिवीजन करना है लास्ट के 15 दिन में, उसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़ लिया है अभी तक उसको रिवाइज करना है और फिर एग्जाम देने जाना है। पहला पॉइंट तो ये है सर। और दूसरा पॉइंट, कोई सिंगल होकर तैयारी कर रहा है, मतलब पर्टिकुलर एक ही रूम में बैठ के तैयारी कर रहा है और कुछ चीज़ों से डाइवर्ट हो रहा है, तो कोई अपना एक साथ का अच्छा फ्रेंड पकड़ लो, कॉलेज का होगा, अच्छा फ्रेंड पकड़ लो और उसके साथ रह के आपको जितनी तैयारी करो साथ रह के कर लो। वो फ्रेंड है अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि वो आपको और उल्टा ज़्यादा डाइवर्ट कर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको और दोनों का टारगेट सेट होना चाहिए। जी आपने क्या बताया? पता नहीं इन्होंने उठाया मैंने उठाया, हम दोनों ने एक दूसरे का फायदा उठाया है। और ये Second फायदा point ऐसा है conclude कि करके- जिसका दोनों तरफ बेनिफिट मिलता है। जो भी हुआ, हमने लास्ट के 3 मंथ में मतलब पता नहीं, मतलब कंटिन्यूअस तैयारी करते रहे, पता नहीं क्या होगा, तैयारी मतलब पूरी करनी है, बस ये था। सामाजिक सरोकार के ये बहुत मिलते हैं। अपन क्या करते हैं, गांव में रहते हैं तो भाई प्याऊ लगाओ, और आपको पैसे इकट्ठे करते हैं लोग, पैसे देते हैं कि प्याऊ लगाओ। हम तो ये पैसे लेकर के काम कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। तो सर ये भी अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन है। आप कई कई जगह पे, मेरे पास में कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो मैं पहले पोस्टेड था, जहाँ पे ये जो JJMS में भी हुआ भी यही है कि 1947 के बाद पहली बार लोगों को फास्ट पानी आएगा। कुछ कस्बे भी थे जिनमें आधे में पानी आ रहा था, आधे में नहीं आ रहा। तो आप करते हैं तो आपको दिखता है, उसके बाद में आप लोगों को आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि भाई आप इस बंदे ने काम किया है। तो आपको सर वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, ये सही बात है, पर्सनल ग्रोथ होती है, चीजें होती हैं। उसके अलावा जो समाज को भी आप डिलीवर करते हो, मेरे लिए समाज ने किया था अभी तक, मैं वो वापस कंट्रीब्यूट जो मेरी तरफ से कर पा रहा हूँ वो मैं करने का पूर्ण प्रयास करता हूँ। और सर जब आप गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हो तो आपका काम ही यही है, आप जनता के सेवक हो। वो काम करने का मौका आपको PhD में तो स्पेशली पैसे दे करके गवर्नमेंट दे रही है कि आप कीजिए, पानी पिलाइए। तो सर मुझे तो लगता है ये भी बड़ा मोटिवेशन है, पर डे का मोटिवेशन है सर कहीं ना। और इसमें स्ट्रगल इतना है PhD में कि आपको हर जगह पे समस्याएं मिलेंगी। आप ये देखिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत मौका मिलेगा, और जितना आप काम करते हैं उतना एप्रिसिएशन भी मिलता है सर, बहुत ज्यादा मिलता है। PhD में मौके बहुत हैं, अगर आप करना चाहें तो आपको मौका मिलता है। और वो स्टोरी भी आप एक बार बच्चों के साथ शेयर करो, क्योंकि बच्चे कई बार होते हैं सर इसमें तो 5 ही फॉर्म है, हम भरे ना भरे, हमारी तो वैकेंसी नहीं आ रही। कई बार इस बात को लेके भी अदर ब्रांच देखो किस्मत आपकी कैसे रोल करती है। पहला पेपर दिया था मैंने NBCC का, जिसमें टोटल 20 वैकेंसी थी। NBCC का 2 ईयर एक्सपीरियंस का था, मेरा यहाँ एक्सपीरियंस था तो मैंने दिया। उसमें मेरी रैंक आई 22वीं। उसमें 13 से लेके 22 रैंक तक सबके सेम नंबर थे, लेकिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा थी मेरे से उनका सिलेक्शन उन्होंने 20 तक कट ऑफ कर दिया। तो पहले पेपर से ही मेरे को लगा यार कि तो किस्मत तो बहुत गलत चल रही है उसमें मेरा हट गया। ऐसे करते ही फिर बहुत सारे पेपर दिए, हुआ ही नहीं, और जो पैसे कमाए थे वो भी खत्म हो रहे थे धीरे धीरे, जो प्राइवेट जॉब में थे। तो उसके बाद फिर RPSC का आई, तो ऐसा लगा कि शायद इसमें तो हो जाएगा, इतनी मेहनत करिए। तो ESC के इंटरव्यू दिया था और वहाँ मेंस भी दिया था काफी, तो ऐसा लगा था। फिर एक वैकेंसी आई कोई ये जो PSU होती है, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की, उसमें एक वैकेंसी थी, तो वो भी देने चले गए। हम 2 दोस्त थे,
तो साथ में, आप खुद ही दो जा रहे थे? हाँ नहीं नहीं, दो नहीं, हम दो दोस्त थे जो साथ खाना खाते थे, पेपर तो बहुत जने दे रहे थे रात। मतलब लेकिन आप खुद भी दोनों दोस्त देने गए? हाँ दोनों दोस्त गए थे, दोनों दोस्त ने आपस में ये बताया, उसने कहा कल पेपर है क्या एक वैकेंसी वाला, तो मैंने कहा हाँ यार देखा तो था कि देने जा रहा है कि, मैंने कहा नहीं नहीं एक में कौन देता है, और दूसरे ने उसी सेंटर में हम दोनों वापस मिल गए। वो कह रहा है कि आप, मैंने कहा यार भर दिया था, आप सुबह देखा। आप जब चलते हैं तो रास्ते में ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा हुआ है इसने नॉर्मली बताया सर, ये बड़ी घटना है। तो एनआईटी श्रीनगर का ऐसा है कि वो एकमात्र टेक्निकल कॉलेज है सेंट्रल गवर्नमेंट का कश्मीर में, तो वो एज ए आईआईटी मान लो आप, तो एकमात्र मेरी नॉलेज में जो है जिसमें पीएसयू जाती है, एनआईटी श्रीनगर है मात्र, और नहीं एनआईटीज में जाती है। तो ये टॉपर है सर, हमारे बैच में टॉपर था, इसलिए ये सेलेक्ट हुआ था, हम नहीं हुए थे, हम पीछे थे, हम बैक वेंचर्स थे। तो सर इस बंदे ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी कही है, गोल्डन हार्टेड बंदा है। अनूप के साथ में सर थोड़ा सा था कि सिंपैथी थी सब लोगों की, बंदा बहुत अच्छा था और उसके थोड़े घर पे प्रॉब्लम्स हो रखे थे। तो इनसे एक क्वेश्चन पूछा था गया था इंटरव्यू में कि आप अपने अलावा बताएं किसको सिलेक्ट करवाना चाहते हैं। तो ये सबसे एलिजिबल बंदा था उनमें, इसकी रैंक भी 1 थी, मतलब सब में जो पॉइंटर्स थे सबसे ज्यादा इसके थे, सबसे एलिजिबल था, सबसे नॉलेजेबल था और सबसे अच्छा व्यक्तित्व था इसका, सबसे सूटेबल कैंडिडेट ये था। तो सबने इंक्लूडिंग राजकुमार, सबने नाम लिया अनूप का। ये सही बात है। हम 9 लोग थे, 10 लोग थे, उसमें से 2 बंदे सिलेक्ट होने थे, 5 बंदे जनरल कैटेगरी के थे, 5 बंदे ओबीसी कैटेगरी के थे, और दोनों कैटेगरी में से एक एक बंदा उनको लेना था। और इंटरव्यू पैनल ने लास्ट सवाल हर एक कैंडिडेट से ये पूछा कि आपके अलावा आप 2 बंदे बताओ जिनको आप चाहते हो कि आप अगर पैनल में हो तो सिलेक्ट हो जाए। और हर एक बंदे का जवाब अनूप सबका 9 बंदों का कॉमन था। मेरे को नहीं पता सेकंड बंदे का नाम, मेरे को भी नहीं ध्यान है मैंने क्या बोला था, बट अनूप नाम उन 9 बंदों का कॉमन था कि उसका होना चाहिए। इसने भी सर ये अगर चाहता तो अनूप का नाम नहीं ले सकता था, अगर ये दोस्त लेकिन भी सलाम यार, मतलब। और सर जो उस टाइम पे इसका एक ही सेंटेंस था, देख भाई मेरा नहीं हुआ, मुझे पता है, मुझे दुख है, मैं अनूप के लिए खुश हूँ लेकिन मैं खुद के लिए दुखी हूँ, ऐसा मत सोचना कोई भी मैं इसके लिए दुखी हूँ, सबसे ज्यादा मैंने भी इसी का नाम लिया है। तो सर ये तो आपस की इसकी बहुत बड़प्पन है जो इसने ये सब बात बताई। मैं बिहाइंड द कैमरा सर को बता सकता हूँ, बता चुका था पूरी की पूरी बात। इसने बहुत तगड़ा काम किया था सर वहाँ। अभी नहीं हुआ पीएसयू में तो फायदा हुआ, मुझे लग रहा है इसका काम आया यहाँ पे। कई बार लाइफ के ऐसे डॉट्स होते हैं जो हमें ब्लैंक नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो सारे डॉट लग जाते हैं और जब वो कनेक्ट हो जाते हैं तब समझ में आता है अच्छा ये वाला जो डॉट था, जो एब्रप्ट था जिंदगी में, वो एब्रप्ट नहीं है, ये कनेक्ट होने के बाद बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर बनी है। अपन सबका यहाँ मिलना बैठना, पता नहीं विधाता ने कौन से डॉट्स लगाए हैं अपने लिए जो लग रहे होंगे आपका वहां सिलेक्शन नहीं होना, सर का और कहीं नहीं हुआ, मेरा और कहीं नहीं हुआ, अपन आज सब यहाँ बैठे हैं। तो एक ब्यूटीफुल पिक्चर बनाने के लिए पता नहीं कौन कौन से डॉट लगे हुए जिससे हो सकता है क्षण भर का दुख भी रहा हो जीवन में, लेकिन आज का जो पिक्चर बनी है ये मेरे को लगता है कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल पिक्चर है जिसके लिए आज अपन बैठे हैं। तो नेक्स्ट मेरे को लगता है अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है इंटरव्यू से रिलेटेड। सर मेरा मेंस का एक जो अभी कंक्लूजन हम सब लोगों का जो डिस्कशन हुआ है उसका एक 5C फॉर्मूला सर मैं देना चाहूँगा एस्पिरेंट्स को। सर कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी प्लस कंटेंट प्लस क्लियर प्रेजेंटेशन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सिलेक्शन। मतलब आपका कॉन्फिडेंस अभी से आप बना लो अपना फाइनल एम कि मेरा सिलेक्शन मुझे लेना है। आपका क्लैरिटी सर ने बताया कि आरपीएस से EN देने का एक ही मौका मिलता है लाइफ में, फिर कभी 5-6 साल बाद में एक बार वैकेंसी आती है, ये क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। कंटेंट मुझे लगता है कि ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट जो अवेलेबल करवा रहा है अव्वल दर्जे का है कंटेंट। उसके बाद में क्लियर प्रेजेंटेशन की बात हम सब लोगों ने करी है सर कि हमें अच्छे से फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, राइटिंग, अंडरलाइनिंग की सर ने बात करी, वो सब देंगे। और कंसिस्टेंट रहिए, मॉक टेस्ट दीजिए कंटिन्यू, रिवीजन जो है वो आप कंटिन्यू करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका श्योर सिलेक्शन है सर, नो डाउट। जो पहले के जो सर रिकॉर्ड्स हैं इंजीनियर्स एकेडमी के कि 100 में से 98-97 स्टूडेंट्स यहाँ से जुड़े हुए थे, वो रिकॉर्ड बिल्कुल कायम रहेगा और लाइन आगे बढ़ेगी सर। तो बाकी सभी सर एस्पिरेंट्स को शुभकामनाएं हैं सर, उनके उज्जवल भविष्य की हम सब लोग कामना करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सर नेक्स्ट अभी इंटरव्यू का आपका या इंटरव्यू में किसी एक पोर्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है या ये वेरी करता है, ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं? सर इंटरव्यू का मैं बताना चाहूँगा सर कि इंटरव्यू में 3 लोगों का पैनल होता है। एक तो बोर्ड के चेयरमैन खुद आरपीएससी के मेंबर होते हैं, बाकी टेक्निकल मेंबर होते हैं उसमें। तो जनरली सर अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा जैसे टेक्निकल का कुछ क्वेश्चंस मैंने रिजेक्ट कर दिए थे कि सर मुझे सॉरी सर माफ़ी चाहूँगा, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा, मेरा ये जवाब था सर। कंटिन्यू 3 क्वेश्चंस का मेरा ये जवाब था। लेकिन इंटरव्यू को सर आप मैन्योर कर सकते हो। आपकी जो प्रीवियस जॉब है, आप कहाँ किस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हो, वो सारी चीज़ें आप अपने बारे में बताओ जब ये बात शुरू हो जाती है। तो मेरा जैसे मैं बताऊं सर कि मेरी प्रीवियस जॉब थी, मैं सब इंस्पेक्टर था बीएसएफ में, फिर मेरा डेपुटेशन एनडीआरएफ में रहा, तो वो मेरा लगभग 7 ईयर्स की जॉब रही। तो उन्होंने जब मेरे बारे में पूछा तो मेरे डेफ में भी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉरम में वो चीज़ें मेंशन थी। तो उन्होंने वहाँ से सर क्वेश्चन पूछे कि अच्छा आप वहाँ क्या करते थे। तो हर जो लगभग हर आदमी जो प्रीवियस ऑलरेडी जॉब में, उससे ये क्वेश्चन आने वाला है कि वहाँ आप क्या करते थे, आप वहाँ से क्यों आना चाहते हैं। तो मेरा सर वहाँ था कि आप एनडीआरएफ में क्या करते थे। तो मैंने बताया कि सर हम फ्लड्स में, साइक्लोन, अर्थक्वेक में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम करते हैं। तो उन्होंने, मैंने बोला ये, इसीलिए मैंने फ्लड, अर्थक्वेक सारे नाम लिए, और वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेम हो गया जो मुझे भी उम्मीद थी। उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा अर्थक्वेक में वहाँ पे सर एक बोर्ड भी होता है, जैसे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं 3 लोग, सामने एक बोर्ड लगा हुआ होता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप जो है फोकस और एपिसेंटर के बारे में बताओ डायग्राम बना के। तो मैंने सिंपल अर्थ का डायग्राम बनाया, उसमें फोकस और एपिसेंटर मेंशन करे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप उसको रफ कर दीजिए, आ जाइए। फिर वापस बैठ गए। फिर वो चीज़ें जॉब से रिलेटेड 1-2 और क्वेश्चन आए कि बीएसएफ क्या काम करती है, बॉर्डर पे इंजीनियर्स का क्या काम है, स्पेशली एनडीआरएफ में वहाँ। तो वो चीज़ें आप वहाँ काम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात। आप उसी में स्कोप ढूंढो कि इंटरव्यूअर को वो चीज़ें आप डिलीवर करो कि उसमें से क्वेश्चन उसको क्यूरियस वो बन जाए कि उसी में से क्वेश्चन फ्रेम आपके हों। तो वो मेरे जनरली सर मेरी प्रीवियस जॉब से 2-3 क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट भी करे थे और वो वहाँ पे आए भी, मैं उसको अच्छे से जवाब दिए। फिर सर टेक्निकल की बात आई तो टेक्निकल में सर मेरा टोस का कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, तो वो मैं नहीं कर पा रहा था अच्छे से। तो मैंने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया कि सर मैं याद नहीं कर पा रहा। मैंने 3 क्वेश्चन, एक एफएम का क्वेश्चन था वो भी मैंने स्किप करा। फिर उन्होंने आगे से पूछ लिया कि अच्छा आप क्या पढ़ के आए हो, आपकी मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपके बेस्ट है। तो वो मेरा जोन आ गया सर। फिर मैंने बताया उनको सॉइल मैकेनिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, सर्विंग है। तो वहाँ से फिर सारे क्वेश्चन फ्रेम हुए। फिर उनमें सर मैंने बिल्कुल वो गलती नहीं करी। वहाँ जो क्वेश्चन थे वो एकदम अच्छे से उनको प्रेजेंट किया, मतलब वो भी कन्विंस हुए कि हाँ ठीक है जो आंसर्स हैं उसमें आपको ऑनेस्ट रहना है। मतलब आप ऐसे नहीं कि आप वहाँ पे गलत बयानबाजी और गलत चीज़ें, आप बिना तथ्यों के आप चीज़ें प्रेजेंट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसानदायक रहेंगी। तो इंटरव्यू का यही रहा सर मेरा जो अनुभव है। जी सर। नंबर ऑफ मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए आपको जिस इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हैं, कोचिंग सेंटर से, जैसे आप इंजीनियर्स एकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो आपको उस कोचिंग सेंटर के लिए बिल्कुल फेथफुल रहना पड़ेगा। आप इधर उधर नहीं कि आज मैं उधर जा रहा हूँ, जो चीज यहाँ हो रही है वही चीज बाकी लोग कर रहे होंगे, यहाँ हो सकता है बेटर वे में कर रहे हो, आप इतने टाइम से जुड़े हुए हो, तो आपको जो माहौल वहां मिलेगा वो एक बार आपको दिखने को मिल जाएगा माहौल की भाई वहां कैसा टेंस माहौल होता है। यहाँ पे भी वही चीज हो रही होती है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो सेम पूछ नहीं सकते, लेकिन आपने यदि 15 मॉक इंटरव्यू दे दिए तो आपके 15 सब्जेक्ट्स हैं, मोटा मोटी आपके सारे जनरल चीजें कवर हो जाएगी। कि किसी इस बार आपसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पूछ लिया, किसी ने अर्थक्वेक के बारे में पूछ लिया, किसी ने ऐसा, तो अनटच्ड पोर्शन नहीं रहेगा आपको जो आपको तैयार करना पड़े। उसमें आपको जो नहीं आया आपने जाके पढ़ लिया कि इसका आंसर ऐसे करना है। तो कोई भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बैठा होगा तो आपको, और जो एचआर पोर्शन होता है स्टार्टिंग का, वो आपका बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है, वो आपका इमीडिएट जो आपका कॉमन सेंस है उसी से आंसर करना है। उसमें आप बिल्कुल ही प्रोडक्टिव नहीं करके चल सकते कि ये सवाल आएगा, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको बिल्कुल ही अपने कॉमन सेंस से, मतलब गलत जवाब और किसी के खिलाफ किसी के पावर, मतलब उसके कि भाई ये अच्छा है, ये अच्छा कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। जो आपको लगता है कि ये अच्छा है तो। सर एक बात और है मेरी यहाँ पर, हम बच्चों को ये गाइड करते हैं और उस टाइम पर भी बताते थे आप इंटरव्यूअर को, आपको नहीं पता वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या फिर उसका क्या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, क्या वो पूछने वाला है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन
कंपटीशन है। तो हम कैंडिडेट को बताते हैं, स्टूडेंट को बताते हैं कि आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से नेविगेट कर दें और नेविगेट करके अपने आप अपने जोन में लेके आ जाएं। तो उसके लिए आप बच्चों को क्या टिप्स देना सर ये जो आपने नेविगेट वाला बताया, मेरे केस में भी 100% वही वर्क किया कि मैं ड्यूरिंग हमारे मूक इंटरव्यू में सर कोविड का बड़ा वो था, तो मैंने भी सर इंजीनियर्स एकेडमी से मूक इंटरव्यू जो ऑनलाइन रन किया था सर। उस टाइम में गेस्ट फैकल्टी था इंजीनियरिंग कॉलेज बाढ़ में। तो मुझे सर ये जो चीज़, जब पहले मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था मैं ये लाइन सुन चुका था, जैसे आज अभी आपने लाइन बोली है, और इनसे मेंस का होगा जिसका सिलेक्शन इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो उनको भी पता है ये लाइन, लेकिन सर प्रैक्टिकल वहाँ जाके कैसे परफॉर्म करना है ये टफ रहा। तो इसमें सर मैंने रेगुलर मॉक इंटरव्यू जो ऑनलाइन थे मैं उसमें सीरियस रहता था। मोस्टली ड्रेसिंग स्टाइल सर बड़ा रोल करती है। आप उठ पटांग कुछ नहीं पहन के जाओ, जो ड्रेसिंग है आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए। फॉर्मल्स में है तो फॉर्मल्स बैठने के लिए, वो जैसे आप अंदर इंटरव्यू के पैनल में जाओगे तो फर्स्ट इंप्रेशन वही हो जाएगा। टाई लगानी तो अच्छे से लगा के जाओ, मतलब ऐसे नहीं किसी ने लगाई नहीं लगी वो मैटर नहीं करता। ब्लेजर पहनना है तो आराम से पहन के जाओ उसको। फर्स्ट इंप्रेशन तो यही था। मेरी फर्स्ट तैयारी ये थी क्योंकि मैं ऑलरेडी टीचिंग कर रहा था, तो मुझे एक पड़ाव तो मेरा पार हो गया। दूसरा पड़ाव था कि सर जाते ही अब सामने वाला जानना चाहता है आपके बारे में, यही है सर। तो नेविगेट करने के लिए सर मुझे ये था कि मैं जैसे ही बैठा और मेरे पास जस्ट ब्रीफ का बोला कि आप ये नाम वाम ये सब बताएं, करंटली मैं ये गेस्ट फैकल्टी। मुझे ये जरूर था कि मैं जो सब्जेक्ट बताऊंगा सर, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछ लिया कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मेरे ये दिमाग में था सर जो मैं पढ़ाता हूँ वो मुझसे पूछेंगे वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन मैंने सर थोड़ा सा चालाकी की कि मैंने वो सब्जेक्ट बता दिए जो मैंने एक दो बार पढ़ाए होंगे, और जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा जो मैं रेगुलर पढ़ाता था सर। जैसे मान लो सॉइल का मेरे मास्टर्स कर रखी है तो मैंने सॉइल का बताया, लेकिन उसके साथ में मैंने कहा सर ट्वेगन विंड और ये डिजाइन का। तो मुझे जस्ट यही बोला कि आप यहाँ चेयर पे नहीं बैठोगे, आप बोर्ड पे जाओ, क्योंकि सर लिंक होता है कि आप पास कौन सी जॉब कर रहे हैं, प्रेजेंटली उस टाइम पे क्या जॉब करते हो। जनरली जो टॉपर्स है या मान लो करंटली कोई ना कोई जॉब जरूर कर रहा होगा उस टाइम पे। कब रिजल्ट आए क्या पता, कितना टाइम लगे वो मैटर नहीं। उस टाइम पे मुझे जैसे ही उन्होंने बोला कि आपको बोर्ड पे जाना है और आपको वहीं पे रहना है, तो मुझे सब फर्स्ट जो टेक्निकल जो चीज़ पूछी थी सर आरसीसी पूछी। तो मुझे जब बताने को मिला ना मौका सर नेविगेट करने के लिए, तो मैंने वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बताया जो मैं करंटली उसी टाइम पढ़ रहा था या उसी टाइम पे बच्चों को भी पढ़ा रहा था। तो मैंने वही पाले की बॉल दी उनको, और उन्होंने जस्ट मुझे वही पूछा, मैं वहीं जाके मुझे बोला रिटर्निंग वॉल का पूरा रेनफोर्समेंट डिटेल बता पूरा, और ऐसे बताना है कि हम तीनों स्टूडेंट मतलब बेसिक जो आपकी स्ट्रेंथ है उससे आपको इंटरव्यू को इम्प्रेस करने के लिए सर वो पक्का 10 मिनट में या 15 मिनट में जरूर देंगे मौका। सर ने बताया कि 3 बार इन्होंने बोला सॉरी सर, लेकिन चौथी बार इनको मौका दिया तो ये सर उसको छोड़ नहीं पाए, उसको तो गैप कर लिया कि नहीं मैं अब नहीं छोड़ूंगा इसको। तो ये सर 100% ट्रू है सर। आईएएस का हो चाहे किसी भी, जब भी आप मॉक इंटरव्यू का प्रैक्टिस करें तो हमेशा ये कोशिश करें कि ये अपने पार्ट में कैसे लेके आए। दूसरा सर रवि सर का क्वेश्चन था कि टेक्निकल प्लस जो नॉन टेक्निकल है, जो नॉर्मल कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज जहाँ से आते हैं, जहाँ जॉब कर रहे हैं, वो तो 100% आना चाहिए। उसका डे बाई डे क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है जितना हो सके। मॉर्निंग में जैसे अपन रील्स देखते हैं तो जिस चीज़ की देखते हैं उसके बारे में पता होने लग जाता है। तो मैंने भी यही किया था सर। मैं बाड़मेर था तो मुझे जनरली लिग्नाइट माइंस का, इनका सोलर प्लांट का, विंड का, मुझे तालु का पूछ लिया सर, जो नॉन टेक में पूछ रहे थे कि बाप में भड़ला में कितने मेगा पावर वाट का है। तो मैं वो तहसील तक मेरे को याद थी उस टाइम में। मैं जनरल न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मुझे पता है कि अपने पाले में आएगा, मेरे से पूछेगा, 100% पूछेगा। उस एरिया में आ रहा हूँ तो मुझे 100% पूछेगा वो, क्योंकि वहाँ उस टाइम वेस्टर्न राजस्थान में ये रिन्यूएबल एनर्जी का पीक था, मतलब डेवलप होने में ऑन प्रोसेस था। तो मुझे वो तैयारी मैं करके गया था। तो ये तो सर बेसिकली है डेफिनेटली कि आप इंटरव्यू की आपको जानने के लिए तो वो रख रहा है। 10 मिनट का 15 मिनट का वो डिपेंड करता है सर, टाइम ड्यूरेशन प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि सर सुबह जाते हैं, कब होगा ये भी नहीं पता। 6 फ्री होंगे,
7वां नंबर आएगा, 8वां आएगा, फिक्स होगा। किसी का इवनिंग में भी होता है, किसी का मॉर्निंग में होता है। उस टाइम पे वो जो आवर्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है अपने कॉन्फिडेंस के लिए। उस टाइम ज़्यादा कोई चीज़ की टेंशन नहीं लेना है, अपने को अंदर जाना है और इंटरव्यू दे के आना है। मेरे सर लगभग 52 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 72 में। मुझे बेसिकली ये कि मैं जिस जॉब में वर्क कर रहा था मुझे उसी को डेडिकेट था। मुझे अपार्ट फ्रॉम मेरे जो रोल थे, जैसे सर से पूछा कि भाई गांधीनगर में क्या फेमस है, ये तो वो आपसे ही जानना चाहते हैं कि आप कोई खंगोलना चाह रहे हैं कि आप में से कोई चीजें निकले, मैं फिर उससे पूछूं आपकी। तो ये है सर, नेविगेट तो होना ही चाहिए। यहाँ पर सर एक सवाल और कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर मतलब पिछली बार का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर, मेरा इंटरव्यू 20 मिनट हुआ और एक मेरा बैचमेट था, उसका इंटरव्यू 45 मिनट तक चला। तो क्या टाइम से इस बात का लेना देना होता है कि इंटरव्यूअर को कैंडिडेट पसंद आया, उसकी डेप्थ में चले गए, उसके मार्क्स ज्यादा देने की संभावना है या कुछ ऐसा कुछ, या क्या कहना है इसके बारे तो वो चीज क्या है कि उनको भी नहीं पता चलता, वो सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं time सुनते निकल रहते हैं, जाता है। टाइम निकल जाता है। फिर अगला जो क्वेश्चन उनको पूछना है वो तो पूछेंगे ही, ये क्वेश्चन में उनका ज्यादा टाइम लग गया तो उससे कोई वो नहीं करता। यूपी के इंटरव्यू का एक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करता हूँ। हम बाहर गैलरी से आ रहे थे, उन्होंने अंदर बैठते ही पूछा आप जिस गैलरी से आए हैं उसमें किन महापुरुषों की फोटो लगी है, मुझे ये बता दीजिए। तो आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना चाहिए, कौन से विट्रीफाइड टाइल्स लगी है, ये बिल्डिंग जो है वो आरसीसी की है या लोड बेयरिंग है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको लगता है कि भाई मेरे को होना चाहिए। या फिर जो कर्टेंस लगे हुए हैं वो किस टाइप के हैं, मतलब थोड़ा सा जो सिविल रिलेटेड है वो पूछ सकते हैं आपसे। प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव। हाँ हाँ, कि अब जहाँ से आए हैं क्या है क्या नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे यूपीपीएससी यही में इंटरव्यू में वो जो पैनलिस्ट हैं वो बहुत सीनियर लोग हैं, और एक बात दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए सर कि वो हमें रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे। अगर हमारे में 2 अच्छी चीजें उनको दिख रही हैं तो वो हमें सेलेक्ट करने के लिए, अच्छे मार्क्स देने के लिए बैठे हैं वहां पर। तो सॉरी बोलना मेरे हिसाब से गलत एक पर्सपेक्टिव नहीं है। अगर हमें नहीं आ रहा या अपन गलत जवाब दें, ब्लफ करें सीनियर लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं बैकफायर करता है सर। तो ये एक इंसिडेंट था। मैंने गलत जवाब दे तो दिया और फिर मेरे को खुद को आ गया गलत तो बोल दिया, करना क्या है। उसी से रिलेटेड अगला पूछा, मैंने कहा सॉरी सर, नहीं क्या पीछे, तो मैंने कहा सर गलत से नहीं होता। हाँ नहीं, कई बार वैसे भी एक कहावत है कि शेर है ना अटैक करने से पहले 2 कदम पीछे जाता है। तो आप वो लॉयर नोज लगा के एक बार चलते हैं फिर निपटाएंगे यार। बहुत ही बढ़िया सर। और कोई ऐसा डिस्कशन जो इंटरव्यू से रिलेटेड अपन को करना हो? एक मेरे को टेस्ट सीरीज के मौके पर भी एक चर्चा करनी है सर की, जो टेस्ट सीरीज जो अपना पिछला पॉइंट था कि टेस्ट सीरीज जो अपन अटेम्प्ट करते हैं और जो अपन टेस्ट पेपर बनाते हैं, इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, और जो टेस्ट सीरीज आपने दी है उसका कितना रोल रहा है मेंस के एग्जाम, ये पॉइंट थोड़ा सा पहले मौके पे बता देता हूँ सर। ज़्यादातर डिस्कशन हुआ है, जो ज़्यादातर लोगों का 3-4 लोगों ने जो बताया प्रीवियस जॉब में जब सब की थी, जो हम जैसे फ्रेशर से, राजकुमार का भी फ्रेश ही था, तो हम लोगों के लिए भी ऐसा नहीं है कि भैया उनसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे। आपका बैकग्राउंड आपने कहाँ से किया है, जो जो अपने टेक्निकल का है उसमें आपको कोई इशू नहीं आ रहा तो आप मना कर सकते हैं। और जो आपसे जनरल पूछेंगे वो आप कहाँ से आ रहे हो, जैसे मेरे से पूछा था, मैं भरतपुर से आता हूँ, तो गन्ना का पूछ लिया था। करौली में पांचना बांध क्यों फेमस है ये पूछ लिया था। ऐसा कोई हार्ड भी नहीं होता उनका, वो भी देख लेते हैं कि सामने वाला बंदा अगर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो उसको सामने वाले को वो चीज़ प्रेजेंट करनी आनी चाहिए। और उसने देखा है कि ये बंदा 18 में पास आउट हुआ है, वो पूछ भी रहा है कि आपने इस बीच में क्या किया है, क्यों किया है, तो उसको समझ में आ रहा है कि भाई उसका नॉलेज उतना ही रहेगा, तो उतना ही जाता है, वो भी इन डीप नहीं जाता है आपसे, उतनी बातें करता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो सॉरी बोलिए, आगे निकलिए। सेम सबके साथ में होता है, मैंने भी 3-4 क्वेश्चनों पे सॉरी बोला है सर, होता है सबके साथ में। घुसने का कोशिश मत करो जबरदस्ती कि उसको कुछ दे देता हूँ, वो बहुत टाइम से वही चीजें कर रहे हैं सर। और टेस्ट सीरीज का सर मेरा ये रहा था, कोचिंग के साथ मैंने फॉलो अप करने को ट्राई किया था। पहले सेक्शनल होते थे तो मैं वो सब्जेक्ट कोशिश करता था कि पढ़ के आऊँ उस टाइम पे, और जैसे कोचिंग टेस्ट ले रहा है उसके साथ में ही उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ करके और अटेम्प्ट करने का कोशिश करूँ। अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो उसको जा करके हैंड टू हैंड आंसर शीट मिल जाती है, उससे जा करके देखता था, एनालिसिस करता था। मार्क्स तो बाद में आते हैं, लेकिन आप इवनिंग में जाकर उसको एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि पेपर के जस्ट बाद आपको आंसर की मिल जाती है कन्वेंशनल वाली वही। अगर आपका कोई स्टेप मिस हुआ है, आपने क्या मिस किया है, कोई फॉर्मूला आप भूल गए, क्या चीज़ करनी थी उस टाइम पे, तो उनमें मैं उस प्रोसीजर को एक बार लिखता था, वापस से उसको कहीं पे लगा देता था कि 2-3 दिन तक मैं इसको देख पाऊंगा, फिर चाहे उसको फाड़ के अलग से कर दूं। कुछ
फॉर्मूले अगर मैं भूल गया तो एक अलग मैंने बना रखा था, उसमें मैं लिख लेता था। और जो नॉन टेक जो सब्जेक्ट्स थे उनमें अगर मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कुछ नई नई चीज़ उसमें आई है, एग्जाम में भी अपने को जो लेता है कोचिंग कुछ नई चीज़ें आती हैं, तो उनको भी मैं कोशिश करता था कि उसको नोटबुक में भी नोट कर लूँ, नॉन टेक या टेक्निकल किसी में भी हो। अगर मुझे वहाँ से कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है तो मैं वापस उसको रिवाइज करूँगा, तो मैं अपनी कॉपी में भी उसको देख पाऊँ। या कोई क्वेश्चन ऐसा था कि जहाँ से आया है उस पर और मैं बना नहीं पाया, तो मैं उस पर कुछ ना कुछ टैग कर देता, या तो उस पर गोला मार के लाल पेन से कर देता ताकि मैं इसको फिर से अटेम्प्ट करूँगा, तो मैं वापस रिवाइज करता था। या कोई कन्वेंशनल की बुक है उसमें देखता था कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं नहीं बना पाया था, तो उसको रेड मार्क कर दिया, मुझे वापस से आने में उसमें थोड़ा ईजी रहता था। वापिस संडे आता है फिर वापस टेस्ट आ जाता है सर। जो पहले वाला जो किया ना सर उसको देखता ही नहीं, जनरली ऐसा सर केस है। मेरा ये मानना है कि टेस्ट देने के बाद घर जाओ, आराम से रिलैक्स करो, लेकिन जो चीज़ आपने गलती की ना उसी पे एक वाइट पेज लेके पिनअप कर दो कि मैंने इस टेस्ट में ये चीज़ गलत हुई। वो आपने मतलब 3 घंटे का जो टेस्ट दिया है और सिर्फ एक वाइट पेज लगाना है, और वो 10 मिनट आपको मेंस का जब हो रहा है एग्जाम प्रिपरेशन, और वो वाइट पेज आपको पढ़ लिया आपने एक बार, तो मुझे नहीं लगता कि आपने तीन घंटे जो एग्जाम दिए हैं टेस्ट सीरीज, वो एक मंथन है सर। ये चीज़ मिस हो रही है काफ़ी, मैंने भी मिस की है सर। इनिशियल मैं भी टेस्ट देता था, मेरी कोई रैंक 242 यहाँ आती थी, तो मैं सोचता था यार क्या करूँ, क्या रैंक 200 के आसपास आती थी। यहाँ पर टेस्ट? हाँ, और ओवरऑल 4 है वैसे। ओवरऑल 4 है सर। तो ये मैटर नहीं करता कि आप जनरली के, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं सर, वो आपको किसी पड़ाव में कब चेंज हो जाए ये मैटर। वो टेस्ट देके छोड़ दिए थे कि आप नहीं लेकिन सर हमने ऐसा है कि सर छोड़ने का कारण ये था, दूर से आते थे, रहना वहना थोड़ा ये भी था, लेकिन हमने एक कंटिन्यूटी ये रखी थी कि आपके जितने भी टेस्ट होते थे सर, मैं हार्ड बाउंड सारे फोटो कॉपी करा के अपने पास रख लेता, और वही सेम प्रोसीजर चाहे कहीं लाइब्रेरी में बैठ के अटेंड करो, चाहे यहाँ इंस्टीट्यूट में आके अटेंड करो, लेकिन आपका 3 घंटा जो दे रहा है वो सेम मैथोलॉजी होना चाहिए जो आप मेंस की प्रिपेयर कर रहे बता देता हूँ, तो बच्चे जैसे पीएचडी में सेलेक्ट होंगे उनको डिमोटिवेट करेंगे बहुत सारे लोग कि अरे कहाँ आ गया, तुझे तो दोबारा एग्जाम देना चाहिए। ये होता है, बहुत सारे लोग आपसे यानी किस कारण बस कहते हैं मुझे नहीं पता। ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई ये नहीं समझे कि पीएचडी डब्ल्यूआरडी या पीआरडी कम डिपार्टमेंट है, या जो जेवीएनएल में भी तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे लोग वो कम डिपार्टमेंट, कोई नहीं समझे इस बात को, बहुत अच्छा है। और सर ये जीवन में हर जगह पे आपको लोगों से तो बातचीत करनी ही पड़ेगी सर, प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। अगर आप जा रहे हो किसी की सेवा में, अगर आपको सरकार पैसा दे रही है तो लोगों की सेवा के लिए दे रही है, तो आपको करना पड़ेगा। रात को 9 बजे भी कहीं पे अगर कोई इशू आता है तो आपको जाके खड़ा रह के काम करवाना पड़ेगा। अगर कहीं पे कोई डैमेज हुआ है तो आपको जाना पड़ता है, जेई के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते, आपको खुद को जाना पड़ेगा। कोई बड़ा, कई बार तो सर ऐसा होता है कि पाइपलाइन डाली जा रही है, और अभी हुआ था मेजर हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें अगर बारिश का टाइम था तो वर्कर्स उसमें दब गए थे मिट्टी में। तो सर कई बार चीज़ों को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते आप, आपको 10 बजे जाना पड़ेगा, 12 बजे कॉल आएगा तो 12 बजे जाना पड़ेगा। एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ सर, मेरा जब प्रीवियस जहाँ मेरी पोस्टिंग थी तो वहाँ पे लोग रात को क्या करते थे कि पानी को डाइवर्ट कर लेते थे खेतों में चलाने के लिए। तो 1-2 दिन मैंने ऐसे ही हवा छुड़ा दिया कि वो एएन ऐसा है कि वो रात को चेक करने आ जाता है और FIR करवाएगा। तो उससे सर फायदा ये हुआ कि जो मेरा पानी जो खेती में जा रहा था ना वो खत्म होकर के मेरे पास आने लगा। मैं गया एक भी दिन नहीं हुआ, बस कर्मचारियों के बीच में कर दिया मैं आज जाऊँगा। तो खबर फैल जाती है, 1-2 कर्मचारी होते हैं जो कहीं ना कहीं पहुंचा देते हैं उस चीज को। तो सर ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं सर। 1-2 बारी मैंने ऐसे भी किया, जैसे ये तो रियल लाइफ इंसिडेंट है, जैसे कि बीच में आप कुछ कहीं पे बदमाशी हो रही है, आप थोड़ा सा आगे पीछे होकर के उन चीजों कर दीजिए, जो आपका फिक्स शेड्यूल है उसके आगे पीछे होकर कीजिए। फिर आप लोगों के बीच में ये रहेगा हमेशा कि ये पागल है यार, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो आपका जॉब जैसा है वैसे आपको ढलना पड़ेगा, नहीं ढलोगे तो सर दुनिया से पीछे रहना ही। तो ऐसा कोई नहीं समझे कि भाई पीएचडी इस तरीके से, डब्ल्यूआरडी इस तरीके से, इंदिरा गांधी नहर पे लोगों को समस्या आती सब जगह है सर। अगर जैसे सीएम साहब का बजट होता है, ये लोग 5-5 दिन तक पीडब्ल्यूडी वाले सोते नहीं है, मैंने देखा है। सबके साथ में सर प्रॉब्लम, सबके साथ में, ऐसा कोई नहीं समझे कोई डिपार्टमेंट कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, सेम सैलरी है। हो सकता है थोड़ा सा आपको वर्कलोड ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी जगह आप पोस्टिंग रहेगी आप पे वर्कलोड कम रहेगा। हो सकता है किसी जगह पे पीडब्ल्यूडी में वर्कलोड ज्यादा हो, डब्ल्यूआरडी में बिल्कुल नहीं हो। तो ये सब जगह का सब डिवीजन टू सब डिवीजन वेरी करता है, डिपार्टमेंट भी नहीं, डिवीजन टू डिवीजन या सब डिवीजन टू सब डिवीजन भी वेरी कर जाती है चीजें। ऐसा कोई लोड लेके नहीं चले।
मेरा तो एक बात और है सर, जो आप कह रहे थे ना कि जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि सिलेक्शन तो सबको दिख रहा है, लेकिन जो सिलेक्शन नहीं हुआ, जो एग्जाम दिए जिनमें फेल हो गए, वो मेहनत किसी को नजर नहीं आ रही। एक अपने स्टूडेंट थे मुल्तान, क्या था शायद वो MBM से, ये मैं कंफर्म नहीं पूछा, उन्होंने 16 एग्जाम के DV कराए हैं। वो ये तो पूछा ही मत दिए कितने, वो कह रहे हैं 16 में उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, और 17वें एग्जाम में रीको में है अभी वो, रीको में ना रैंक 1 है उनकी। अगर कई बार ऐसा होता है कि सर मैंने 16 DV कराए होंगे तो मेरे को यही याद नहीं मैंने एग्जाम कितने दिए, और देखो उस टाइम पर कोई मेरे पास नहीं आया, सब एक ही बात पूछते थे, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। और उस संघर्ष की कहानी कोई नहीं पूछ रहा कि मैंने वो 4 साल मेरी जिंदगी के कैसे मैं मतलब डिप्रेशन तक की मेरी स्थिति आ गई, और क्योंकि अगल बगल वाले भी अपन को ज्यादा परेशान करने लगते हैं, घर मोहल्ले परिवार सोसाइटी, वो हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। तो बच्चे जितने भी है उनको मतलब इन सब चीजों से डरना नहीं है, और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में ये एग्जाम देना है, ताकि हो जाएगा सिलेक्शन। और मिनिमम लेवल पर कंपटीशन है पिछले 15 साल से। सर राइट। हाँ हाँ, और शायद इस पर नहीं हुआ तो फिर कभी भी नहीं होगा, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। मतलब दे नहीं पाएंगे, हाँ, दे नहीं पाएंगे, मौका नहीं। हाँ बिल्कुल। इसमें सर एक ही मौका है कि ये कोई एग्जाम, जो मैंने पहले भी बताया सर, ये कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम है नहीं, डिग्री का एग्जाम है नहीं, IIT और ये इसका कोई एग्जाम है नहीं, गेट निकले नहीं निकले, ये वो एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम है आपकी जॉब, और यस और नो, इसमें आपको ये प्रीटी श्योर होना चाहिए कि ये आगे मैं दे नहीं पाऊंगा। इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है सर। अगर आपको मतलब बाई हार्ट के मेरे को RPCIN ही बनना है, क्योंकि जनरली क्या है कि सर हम में से सारे बैठे हैं जो होमनेस, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे खुद के घर के आसपास रहें, ऐसी इमरजेंसी हो तो 3 घंटे में हम घर पहुंचे। अल्टीमेटली ये कि सर मेरा ये मानना है कि सफलता एक ही चीज है कि अपने माँ बाप के चेहरे पे ना जो मुस्कान है ना, वो सफलता एक ही चीज है कि वो जिस दिन सिलेक्शन होता है तो वो अलग ही रौनक होती है सर, वही मोटिवेशन है। देख के बड़ा मजा आता है। मेरा रिजल्ट का ये था कि मेरा रूममेट नहीं बताया, मुझे एक्सपेक्ट था कि जनरली हम एग्जाम देके गए तो इसने बोला तेरा पेपर अच्छा हुआ तू टॉपर बनेगा। तो मेरा जैसे रिजल्ट आया और इसने बोला कि 4थी रैंक आई, और मैंने कहा वापस चेक कर भाई कोई गलत हो गया होगा। फिर इसने बोला स्क्रीनशॉट भेजा, अरे भाई तेरा रोल नंबर क्या कि 4 ही लिखा हुआ है। यूजुअली क्या था कि अपने जब IN का रिजल्ट, IN का जिस भी एग्जाम का RPC बेसिकली ऐसा था, अभी तो पता नहीं क्या पैटर्न है, कि जिस दिन इंटरव्यू खत्म होता था उस दिन रात को 12-1 बजे वो आ जाता था फाइनल होके कि भाई ये लिस्ट है। पर हमारे केस में उस दिन नहीं आया था, वो अगले दिन उसके अगले दिन आया था, एक या दिन या मे बी एग्जैक्टली 27 नवंबर को आया था, एग्जैक्टली 27 नवंबर को आया था। और उस दिन वो जब रिजल्ट 9-10 बजे करीब आया होगा, और मेरे पास मेरा फोन नहीं था, टूट गया था किसी कारणवश। तो किसी ने रिजल्ट देखा, देख के फिर मेरे पिताजी को बताया कि उनका सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने मेरे को बताया, मैंने कहा नहीं रिजल्ट तो आया नहीं है। क्या नहीं आ गया होगा, मेरे पास फोन आया किसी का। मैंने कहा नहीं आया होगा। तो मन ये कह रहा है कि नहीं यार नहीं आया होगा तो कैसे चलेगा। तो हाथ ऐसे कांप रहे हैं, किसी से फोन मंगवाया, मैंने कहा देखो यार दूसरा कह रहा है पता नहीं कौन है क्या है, खुद ने देखा। और वो क्या होता है, मतलब वही होता है ना, जितने टाइम आप तैयारी कर रहे हो तो उस टाइम आपको बहुत डर होता है, और जब वो सिलेक्शन हो जाता है तो फिर यही होता है कि थैंक गॉड हो गया, बस हो गया। नहीं ऐसा नहीं होता है। वो बाद में कहते हैं लोग कि ये तो होना ही था, टोन बदल जाती है बाद में। तो पर खुद को जो फील आता है ना वो ये था, ओके फाइनली हो गया, शांति होती। पता नहीं तभी फाइनल होने दो, और इसको सेटल हो जाने दो PDF को। इससे बड़ा फाइनल नहीं हो सकता। नहीं कई बार वो फेक वाले चलते रहते हैं। हाँ नहीं सही है, वो अपन थोड़ा उस बात को भी मानते हैं ना यार कि किसी की नजर ना लगे, वो सब अपन दिमाग में रखते हैं बातों को। मैं पटना में था, जब एक लड़की नहीं वो कह रही थी कि सर जब मैं घर जाती हूँ तो घर वाले मेरे ऊपर प्रेशर, मतलब पड़ोसी प्रेशर बनाते हैं। अपन पिछली साल वाले इवेंट में बोल रही थी, और ऐसा महसूस मेरे घर वालों से ज्यादा प्रेशर मेरे को पड़ोसी का होने लग गया, और ऐसा लगने लगा कि यार ये ज्यादा सक्सेस है और मैं तो तैयारी कर रही हूँ। वो लाइन भी बोल रही थी कि 1 डिब्बा मिठाई अफसर उनके घर भी भिजवानी है, हम पहले उनके दीवाने थे, अब वो हमारे दीवाने हैं।